फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए से वीडियो में। जो गुप्त वंश हम पढ़ा रहे थे 4 वीडियो दे रखे हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। उसको एक बार दो बार आप सुनिए। थोड़ा बहुत जो बचा खुचा रह गया था गुप्त वंश के अंदर, तो हम चाह रहे थे कि ये जो लास्ट वीडियो है गुप्त वंश पे, इसको कवर कर लें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम उस वक्त इससे पिछले वाले वीडियो में बता रहे थे कि जो चित्रकला के संबंध में काफ़ी डेवलप किया गया गुप्त काल के अंदर, चित्र वगैरह पे काफ़ी ध्यान दिया गया। ठीक है, अजंता की गुफा आप चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे चित्रकलाएं आपको देखने को मिलेगी। गुफा के अंदर में बहुत सारा चित्र बना हुआ है अजंता की गुफा के अंदर में। बेसिकली जो भी चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म से संबंधित तो है, और बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा से रिलेटेड है। जो महायान शाखा थे ना, एक हीनयान शाखा थे, उससे नहीं, महायान शाखा, ठीक है, उससे संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे है, तो आप औरंगाबाद याद रखना, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। और जो अजंता की गुफा है वहाँ पे बौद्ध धर्म के महायान शाखा से रिलेटेड चित्र देखने को आपको मिल जाएगी। एक बाघ का गुफा है, उसमें बाघ वगैरह का चित्र काफ़ी प्रचलित है। वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इस बाघ के गुफा में जो जनता लोग जो होते थे गुप्त काल के अंदर, उनका जीवन कैसा होता था, गुप्त काल के अंदर समाज कैसा होता था, तो जीवन के रिलेटेड जो भी चित्र है ना वो आपको बाघ की गुफा में देखने को मिलेगी। और अजंता की गुफा कहाँ पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन तो आने वाला ही है। औरंगाबाद याद रख लेना, कहाँ पे औरंगाबाद पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, यहाँ से लगभग बहुत सारा अलग अलग चित्र जो भी चीज़ मिला है, वो बहुत सारा चित्र अजंता की गुफाएं में बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र भी है। ठीक है, और अजंता की गुफा के अंदर जाओगे तो लगभग और भी बहुत सारा, एक ही गुफा नहीं है, उसके अंदर 16-17 गुफाएं हैं, और 16-17 गुफा लगभग सब प्रचलित ही है चित्रकारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अजंता की जो 16th गुफा आप जाओगे तो वहाँ पे एक राजकुमारी है जिनका नाम है मरनासन। उनकी चित्र भी बड़ा सुंदर रूप में बनाया गया है, जिसको देख करके काफ़ी देश विदेश के जो लोग हैं वो जाके देखते हैं। राजकुमारी मरनासन ये बड़ा फेमस है, और क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आ सकते हैं। ठीक है, जो भी चित्र मिला है अजंता की गुफा के अंदर में, आप चाहे गुफा नंबर 16th जाओ, 17th जाओ, 17th जाओगे तो बौद्ध धर्म के रिलेटेड जीवन से जुड़े हुए काफ़ी चित्र हैं। जो भी विभिन्न विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है बौद्ध धर्म के अंदर, जैसे कि कुछ स्थिति ऐसी है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कुछ निर्वाहन, और इस तरह की जो भी स्थिति बनते जा रही है बुद्ध के जीवन में, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति होना, निर्वाणा होना, बुद्ध घूम घूम के अपना ज्ञान को बांट रहे हैं, है ना, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में जाके देना। तो हर तरह का जो चित्रकलाएं हैं बुद्ध से रिलेटेड वो गुफा नंबर 17th में मिल जाएगी। अब बहुत लोग, आप यूट्यूब पे खोल के देख सकते हो कि जो अजंता की गुफाएं हैं बेसिकली उसका बनावट कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है अजंता की गुफाएं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। क्योंकि गुफा जो है वो अलग अलग नंबर में बटा हुआ है, गुफा नंबर 16, 17, 18 इस तरह से नंबरिंग किया हुआ है, और अलग अलग गुफाएं में अलग अलग चित्र, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग संबंधित चित्र मिलेगा। कभी बौद्ध रिलेटेड चित्र, तो कभी राजकुमारी जो मरनासन थी उनके विषय में चित्र, तो कहीं ना कहीं कुछ जानवर को पकड़ते हुए चित्र, बाघ को पकड़ते हुए, इस तरह का चित्र देखने को मिलता है, और काफ़ी लोकप्रिय है अजंता की गुफा। ठीक है, हालांकि टोटल मिलाकर अगर अजंता की गुफा के अंदर जाओगे तो 29 गुफा है। कितना है, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से गुफा नंबर 29 तक अजंता के गुफा में मिल जाएगा। ठीक है, और इन तमाम जितने भी 29 गुफा हैं इसमें चित्रकला जो है ना वो मतलब चित्रकला का ही प्रमाण मिले हैं लगभग सभी गुफा में, और एक पर एक चित्र बनाए गए हैं बड़े बड़े चित्रकार के द्वारा। गुप्त काल के साहित्यिक क्षेत्र पर ध्यान दोगे तो गुप्त काल का
जो राजकीय भाषा है, मतलब जो राजा वगैरह होते थे गुप्त के अंदर, वो बेसिकली संस्कृत में ही बात किया करते थे, क्योंकि राजकीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है वो संस्कृत थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यदि विकास किसी भाषा का हुआ है गुप्तकालीन में, तो संस्कृत पर ही बहुत ज़्यादा जोर डाला गया, क्योंकि हम बताए ही थे जो आपका मौर्य काल था किंग अशोका का, तो कहीं ना कहीं वो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, जैनिज्म को बहुत फॉलो किया जा रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोका के द्वारा बौद्ध को। तो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म की लोगों के अंदर रुचि वो खत्म होते दिखी। फिर से आकर के गुप्त वाले ने सनातन धर्म की रुचि को बढ़ा दिया, ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गया, ब्राह्मण को भूमि दान में दिए जाने लगा। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि जो संस्कृत है, वो संस्कृत को भी ये जो आपके गुप्त वाले राजा आए उसको पकड़े, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, विष्णुगुप्त हो, चंद्रगुप्त फर्स्ट हो, जो भी हो गुप्त वंश के अंदर, वो संस्कृत भाषा को ही अपना राजकीय भाषा के रूप में आगे बढ़ाई। ठीक है, ताकि हमारे भारतीय संस्कृति लुप्त ना हो और हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जो भी सनातन धर्म है उसकी कम से कम प्रतिष्ठा बनी रहे समाज में सब दिन। ठीक है, उसकी जगह दूसरा धर्म ना ले, यही सोच था हमारे गुप्तकालीन राजा के अंदर। मतलब ये गुप्तकालीन राजा कभी नहीं चाहते थे कि जो बौद्धिक धर्म है या जैनिज धर्म है वो पूरा का पूरा सनातन धर्म को खत्म करके खुद वो धर्म भारत पे राज करने लगे। ये मानसा किसका था? गुप्त राजा का था। अच्छा, गुप्त काल में आप संस्कृत भाषा का लगभग साहित्य आपको देखने को मिल जाएगा। अधिकांश साहित्य नाटक जो भी लिखा गया है लगभग सब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और जो पुराण, एक पुराण पता है ना, पुराण जो होता है, चाहे विष्णु पुराण से पुराण, ये सब का जो अंतिम संकलन किया गया है ना, वो गुप्त काल के ही राजा करवाए थे, उनके ही सामने हुआ था। गुप्त काल में ही आकर के अंतिम संकलन हुआ है किसका? पुराण का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे जो गुप्त राजा के दरबार में रहते थे और उसका जो कंप्लीट खर्चा है, संरक्षण देने का काम है, वो राजा ही करते थे। बड़े बड़े विद्वान को समझो कि वो पालते थे। गुप्त नवरत्न भी सजाए जाते थे। गुप्त राजा वगैरह के अंदर बड़े बड़े विद्वान रहते थे, अलग अलग क्षेत्र के विद्वान होते थे, अलग अलग क्षेत्र में उनकी मतलब पारंगत थे। कोई खेल के क्षेत्र में थे, कोई युद्ध के क्षेत्र में युद्ध नीति से पारंगत हुआ करते थे, कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई शास्त्र के क्षेत्र में, कोई शस्त्र नीति के क्षेत्र में, है ना। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में विद्वान बैठते थे। और जिस प्रकार से आप अकबर वगैरह सब जो है ना, ये गुप्तकालीन राजा से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो करके अपने आप को नवरत्न, जैसे आप अकबर का देखोगे उनमें भी नवरत्न सजाया जाता था। तो वो लोग हिस्ट्री से ही मोटिवेट हुआ है कि जो इतिहास रहा ये गुप्तकालीन समाज का, ये सब इतना मजबूत कैसे था। आखिर इतिहास से क्या आप लोग सीखते हो? इतिहास से बहुत सारा चीज़ सीखा भी जाता है, और जो गलती इतिहास वाले ने करा वो गलती को आप सुधार लो तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी, है ना। लगभग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि गुप्तकालीन समाज कैसा हुआ करता था। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि जो विभिन्न प्रकार की पुस्तक लिखी गई है गुप्तकालीन समाज के अंदर, जो भी पुस्तक लिखी गई है उसमें सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम। आप बोलोगे सर अभिज्ञान शकुंतलम किनके द्वारा? कालिदास वगैरह के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। एक विक्रमाचरित करके, रघुवंशम, ये सब बड़ा फेमस पुस्तक थे गुप्तकालीन समाज के। और बेसिकली रूप से ये सब पुस्तक गुप्तकालीन राजा के ही विषय में बताते हैं। कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ये सब लिखे कौन? होता क्या था कि गुप्तकालीन राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे और जो भी देखते थे, जो भी सीखते थे, जो भी समझते थे, बहुत अलग अलग कुछ क्षेत्र था उसके विषय में कुछ रचना कर देते थे। तो ये जो तमाम आपको ग्रंथ बताए हैं ये सब इतिहास में काफ़ी फेमस है। जैसे कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सभी जितना भी साहित्य हैं ये सब की रचना कालिदास ने ही करा है। किसने करा है? कालिदास। आप बोलोगे सर कालिदास कहाँ रहते थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड जब राजा बना था ना गुप्तकालीन समाज में, तो उनके ही दरबार में कालिदास रहते थे। और कालिदास तो बहुत बड़ा विद्वान थे, उनके द्वारा लिखा गया काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उनमें से एक अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब बढ़िया बढ़िया पुस्तक है। विक्रम वर्षित नाम का एक पुस्तक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा गूगल में। और रघुवंशम, ये सब बहुत फेमस पुस्तक है। कुमार संभव, मेघदूतम,
ऋतु संहार, ये सब कालिदास का प्रसिद्ध साहित्य है। इसकी रचना कालिदास ने स्वयं करी है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में रहते थे। ठीक है। एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक कहानी संग्रह जिसका नाम पंचतंत्र है। अच्छा, पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया बाबू? विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बहुत प्रचलित है। अगर पंचतंत्र को पढ़ोगे तो आपको इसमें जो लिखित कहानी है वो पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, मन लग जाएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। संभवतः है कि जो पंचतंत्र की रचना है ना, वो गुप्तकालीन समाज में ही की गई। इतिहासकार का पूरा ठोस दावा नहीं है, लेकिन संभवतः उन्होंने बताया है कि जो पंचतंत्र की रचना करा गया है वो गुप्तकालीन राजा के ही सामने, उनके ही समकालीन में हुआ है। ठीक है। कामसूत्र नाम का एक पुस्तक है, ये भी बड़ा फेमस रहा है। इसकी भी रचना वात्स्यायन नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने करा है। ठीक है। ये भी गुप्तकालीन समाज जब चल रहा था तो उसी वक्त इसकी भी रचना हुई है, लेकिन इतिहासकार इस पे भी कन्फर्म टिप्पणी नहीं दे रहे हैं। संभवतः बता रखे हैं कि भाई जो कामसूत्र पुस्तक है इसकी रचना तो वात्स्यायन ने की है, तो 100% सही है, लेकिन इस पुस्तक की रचना गुप्तकालीन समाज में ही हुई है। इस विषय में इतिहासकार का मानना संभवतः है। पूरा 100% ये एकदम ठोस जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। एक अमर कोश नाम की पुस्तक है जो अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। यह भी गुप्तकालीन पुस्तक है। गुप्त राजा वगैरह के बारे में संबंधित कहानी इसके अंदर है। तो इस चीज़ से पता चल गया कि जो अमर कोश है वो अमर सिंह जो लिखे हैं, बेसिकली ये गुप्तकालीन समाज में ही लिखा गया होगा। मृच कटिंकम, ये भी फेमस पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बड़े बड़े पेपर में। इसका जो रचना किया गया है वो शूद्रक के द्वारा हुआ है, और यह भी लगभग गुप्त काल से ही रिलेटेड पुस्तक है। ठीक है। और एक नीतिसार करके है। आप नीतिसार जो पुस्तक है ना, ये क्या नाम था, थोड़ा भूल रहे हैं, कामंदक की कामंद, कुछ इस तरह से कामंदक ही था, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। आपको वो क्राउन का बुक आता है ना, तो उसके फर्स्ट सेकंड पेज में ही आपको मिल जाएगा। पुस्तक है एक साइड, उसके लेखक हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में देखिएगा ना, क्राउन का जो बुक आता है उसमें आपको फर्स्ट सेकंड पेज में ही लेखक और पुस्तक मिल जाएगा साफ सुथरा। तो उसमें और भी अन्य लेखक हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ लीजिएगा तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। देखा जाए तो गुप्त काल में केवल साहित्य के ही विद्वान नहीं थे, बल्कि जो साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उसके भी बड़े बड़े रिसर्चर्स देखने को मिले हैं इतिहासकार को। ऐसा नहीं है कि जो साहित्य के क्षेत्र में ही अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं गुप्तकालीन समाज के बड़े बड़े लेखक, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गुप्तकालीन जो एक होनहार लेखक आए हैं, बड़े बड़े विद्वान देखने को मिले हैं। उनमें से एक आर्यभट्ट, क्या नाम था? आर्यभट्ट। ये बहुत बड़े विद्वान हैं, और ये जो है आर्यभट्ट, ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पारंगत थे। और आर्यभट्ट जो थे ना, ये आर्यभट्टियम इनका पूरा नाम है। क्या है? आर्यभट्ट। और इन्होंने अलग अलग साइंस की पुस्तक लिखी है, जैसे कि आर्यभट्ट इनका नाम है, और इन्होंने एक आर्यभट्टियम नाम का पुस्तक ही लिख डाला। इन्होंने सूर्य सिद्धांतम और एक 10 गीतिका नाम की रचना करी है। आर्यभट्ट ने बताया कि जो पृथ्वी है वह सूर्य की चक्कर लगाती है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया। बताओ कि गुप्त काल वाले आज थे, लगभग 1500 वर्ष पुराना कहानी चल रहा है, और उसी वक्त बता दिया गया कि जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य की चक्कर लगाती है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज के विषय में जो लोग हैं वो यही ना सोचेंगे कि उस वक्त इतना दूर तक लोग सोच लिए थे, और ये कोई सोचने वाले नहीं थे, बल्कि आर्यभट्ट ही थे जो कि गुप्तकालीन समाज के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है। और इन्होंने ये ही सिर्फ नहीं बताया कि सूर्य जो है वह पृथ्वी के चक्कर लगाती है, और भी इन्होंने बहुत कुछ बताया, जैसे कि शून्य की खोज, जीरो की जो खोज है, या फिर पाई 22/7 होता है ना पाई की वैल्यू, तो पाई की खोज इन्होंने करा। इन्होंने जीरो की खोज कर दिया कि जीरो बहुत बड़ा चीज़ है, अगर एक के आगे जीरो लग जाए तो 10, एक के आगे 2 जीरो लग जाए तो 100, 3 जीरो 1000, 4 जीरो 10,000। तो जीरो की क्या वैल्यू है वो तभी पता चलता है जब किसी नंबर के आगे लग जाता है। अब पीछे लगता है तो वो वैल्यू लेस है। तो ये जो जीरो की खोज है ये आर्यभट्ट ने ही करा है, और ये गुप्तकालीन समाज के समकालीन बहुत बड़े रिसर्चर हुआ करते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पारंगत थे। ठीक है। आर्यभट्ट। पाई की भी खोज करा इन्होंने।
दशमलव वगैरह ये सब जो है इसका भी खोज कर दिया। दशमलव हो गया, पाई हो गया, जीरो हो गया, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, कितना चीज़ बताया आर्यभट्ट, बताओ, यहाँ से भी सवाल निकल के आएंगे। ठीक है। आर्यभट्ट के अलावा भी जो गुप्तकालीन समाज चल रहा था, गुप्तकाल चल रहा था, तो इसमें और भी अलग अलग बड़े बड़े विद्वान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखने को मिले हैं। उनमें से खगोल विशेषज्ञ, बहुत बड़े खगोल विशेषज्ञ थे, जिनका नाम क्या था, बारहमाहीर। अब इन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर तो लगाती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाती है। पृथ्वी भले ही सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सत्य बात है, लेकिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। ये बात किसने बताया, एक खगोल विशेषज्ञ बारहमाहीर ने बताया। ये भी बहुत बड़े विद्वान थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको अच्छा खासा विद्या हासिल था। तो ये भी किसके समकालीन थे, गुप्तकालीन समाज के समकालीन साइंटिस्ट कह लो, है ना, खगोल विशेषज्ञ कह लो। ये बताए थे कि चंद्रमा जो है वो किसका चक्कर लगाती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और इस प्रकार से जो सूर्य है वो पृथ्वी और चंद्रमा जो है, एक चीज याद रखना कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है ना। अच्छा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा को जोड़ने का श्रेय जाता है, कि पृथ्वी और चंद्रमा को सूर्य ही एक दूसरे को जोड़ रही है। ये बात बारहमाहीर ने कह रहा था अपने पुस्तक के माध्यम से। खैर, इतना डिटेल से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना तो आपका काम ही है। ठीक है। और इसके अलावा एक दो बिंदु और है, उसको बताएंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक और बिंदु है, बहुत बड़ा नाम है उनका, ब्रह्मगुप्त। और ये ब्राह्मण गुप्त जो थे, ये ब्राह्मण सिद्धांत की रचना करी है, और कई ऐसे सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है जिसके कारण इन्हें भारत का न्यूटन कहकर पुकारा गया है इतिहास में। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कह के पुकारा गया है, और इन्होंने बहुत अलग अलग लेवल की सिद्धांत दी है, लॉ दी है। चलिए, इस प्रकार से मेरा गुप्तकालीन जो वंश था, गुप्त वंश था, ये कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया है। जो भी बचा कुचा चीज़ था इस चैप्टर में हम कवर कर दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे और उसमें हम कंप्लीट रूप से पुष्यभूति वंश को डिटेल्स में जाकर के पढ़ेंगे। वर्धन वंश उसी को कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे। और देखिए, मेरा जो ये सीरीज चल रहा है, अभी कौन सा सीरीज चल रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो हम एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के क्रम में हम कोई ऐसा टॉपिक है जो छोड़ नहीं, लगभग सब टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो भी आपका बीपीएससी यूपीएससी तक का सिलेबस कवर कर रहे हैं। मेरा एक ही सपना है, बस आप अधिकारी बन जाओ, बस एक ही है। आप बस वीडियो एंजॉय करो और वीडियो को 2 बार 3 बार पढ़ लो। कोई भी जाके पुस्तक पढ़ो, हर एक पुस्तक आपको समझ में आने लगेगी। मार्केट में जो भी मिल रहा है सब पुस्तक आपके लिए हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली जाके पुस्तक पढ़ोगे तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। जो पढ़ाई आईएएस का आप मेरे पढ़ाने से साल भर में पढ़ लोगे, वही कंटेंट को पढ़ने में पुस्तक से, अगर बुक से खुद मेहनत करके पढ़ोगे तो वही सेम चीज़ को सीखने में 10 साल लग जाएगा। पहले तो आप 50 बार अंडरलाइन करके समझोगे, फिर आप दूसरा बार, तीसरा बार, तब जाकर के कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग किस लिए हैं, ताकि आपका टाइमिंग कम लगे और साल भर में एक ठीक ठाक पकड़ हो जाए टॉपिक पे। ठीक है। और क्वेश्चन वाला जो है ल्यूसेंट वास्तुनिष्ठ, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। क्राउन वास्तुनिष्ठ का भी किताब एक आता है, उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे पढ़ाने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन उसमें खुद ही बन जाएगा कहानी सुनने के बाद। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप रट ही लीजिए, क्योंकि रटना भी एक कलाकारी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मेरा पुष्यभूति वंश पे बनेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।